ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो हेडिंग दें नाइट्रोजन एंड सल्फर। और नंबर वन हेडिंग दें नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होगा बच्चों, नाइट्रोजन एक गैस है, एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। कहाँ पे होती है? एयर में होती है। और कितने परसेंट है? 78% इन द एयर. So nitrogen is one of the gas which is present in air in a very high percentage. डायटोमिक N2 की फॉर्म में होती है। लेकिन एक चीज हमने नोटिस की है कि नाइट्रोजन में इसको कहते हैं इट्स एन इनर्ट गैस। इसकी लैक ऑफ रिएक्टिविटी होती है। ओके, हम इसे इनर्ट गैस बुलाते हैं। अब ये एक सवाल है कि इतनी हाई परसेंटेज होने की वजह से भी ये क्यों रिएक्ट नहीं करती, जबकि कंबस्शन या सारे रिएक्शंस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो जाती है। आप कहते हैं जी इसका वजह है, देखिए जरा, नाइट्रोजन कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आप देख सकते हैं बच्चों, नाइट्रोजन में एक स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है लाइक दिस, जिसकी वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड आल्सो नॉन पोलर, और प्लस ये नॉन पोलर भी होती है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देयरफॉर इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स which makes the nitrogen an inert gas, right? और a lot of energy को आप आगे लिख लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, राइट? ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक होती है इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन इन्वर्ट होती है, ठीक है। मैं इसको दूसरा पार्ट समझाता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्या पॉइंट है, राइट? सो बेसिक, जब भी आपसे वो पूछेंगे कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं, आप कहते हैं यस। उसकी वजह क्या है? आप कहते हैं जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, एंड विच मेक्स इट इनर्ट, एंड दिस रिजल्ट्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी, राइट, विच मेक्स इट इनर्ट। ओके, सो ये तो होगी एक रीजन। अब इसका कभी कभार एक कंपैरिजन क्वेश्चन आता है बच्चों, ये बॉन्डिंग से भी लिंक्ड है, लेकिन मैं अभी करा देता हूँ वो क्वेश्चन क्या है। कभी कभी एग्जामिनर ये कहते हैं कि अच्छा ये बताएं, सुनिए जरा, आपने ये लिख लिया होगा, देखिए। वो कहते हैं कि अच्छा नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनर्ट नहीं है। आप कहते हैं जी इसकी एक और वजह भी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? और इस पोलैरिटी की वजह से, इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इट कैन इंटरेक्ट विद अदर आयंस, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव हो जाता है, राइट? और ये अगर आप देखें तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ये नॉन पोलर है, राइट? सो पोलैरिटी बेसिकली मेक्स द मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव एज वेल, राइट? सो ये बात आपने याद रखनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाई? बिकॉज इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, so that's why it is more reactive than nitrogen, which is a N triple bond N. Okay, so this is how the nitrogen reacts. And okay, all right, so that's all about this nitrogen. अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के ऊपर। पहला सवाल ही वो यही पूछते हैं कि नाइट्रोजन कहाँ होती है, हम कहते हैं जी एयर में होती है। वो पूछते हैं कितनी होती है, हम कहते हैं 78%। वो पूछते हैं ये रिएक्टिव है, हम कहते हैं नहीं ये इनर्ट है। वो पूछते हैं क्यों इनर्ट है, हम कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। वो कहते हैं फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में भी तो स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, वो क्यों ऐसा है? हम कहते हैं जी उसकी वजह उसकी बॉन्ड पोलैरिटी है। ओके, आगे आ जाए जी, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करते हैं जी, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। देर आर टू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो हम डिस्कस करेंगे, ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। पहले हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हेडिंग दे हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन का जो हाइड्राइड है वो कौन है? अमोनिया। अमोनिया बच्चों NH3 होता है। आप देखें मैंने इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाई है यहाँ पे, फिर इसका मैंने डिस्प्लेड फार्मूला बनाया, फिर बॉन्डिंग में जाके हम इसकी शेप भी ड्रॉ करते थे। ये देखिए, ये शेप है, और शेप का नाम अगर किसी को याद हो तो क्या नाम होता था? ट्राइगोनल pyramidal with a bond angle of what? 107. So ammonia is one of the compounds hydrides of nitrogen.
It has a one nitrogen with three hydrogen covalently bonded with one lone pair with a nitrogen atom. Therefore, the ammonia molecule looks like a trigonal pyramidal in shape with a bond angle of 107 between two hydrogen atoms. Right? अमोनिया जो है, अगर आप इसकी नेचर में जाएं तो अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. ये बेस है, ये एक एल्कली है. राइट, जिसे हम लोरी ब्रोस्टेड बेस कहते हैं. और ये कैसे बेस एक्ट करती है, इधर देखो बच्चों, इधर देखें नीचे, ये अमोनिया है. इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड टर्न्स इनटू व्हाट, अमोनियम आयन. राइट, और अमोनियम आयन आपको पता है, बेस आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन टर्न्स इनटू व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड. सो अमोनियम आयन इज अनदर कंपाउंड यू कैन से, ion you can say, of the nitrogen, so it is formed from ammonia and it's an acid. Okay, और ये कैसे बनता है ये भी आपको पता है. ये नीचे ये दोनों इक्वेशंस कॉपी करें, ये वाली दोनों बच्चों, कि अमोनिया को अगर आप पूरा एच प्रोटॉन प्रोवाइड करेंगे तो वो अमोनियम आयन बन जाएगा. अगर वो प्रोटॉन HCl से आएगा तो इट विल टर्न इनटू अमोनियम क्लोराइड. ओके, और इसी तरह ये, और ये बनता कैसे है बॉन्ड, ये भी आपको पता है बच्चों. अमोनिया में नाइट्रोजन तीन कोवलेंट बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा होता है, उसके पास से एक लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर को यूज करके वो हाइड्रोजन आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है. इन दिस वे इट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन बाय डेटिव बॉन्ड. ओके, सो इट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन ऑलराइट. सो हियर इट इज, इसको कॉपी कर लें. सो अमोनिया एक बेस है बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड टर्न्स इनटू अ कॉन्जुगेट एसिड. सो अमोनियम आयन, ये बच्चों याद रखना है, बाद में इसका एक इस्तेमाल भी है कि अमोनियम आइंदा से आपने इसको सॉल्ट के तौर पे नहीं लेना, इसको एज एन एसिड लेना है. ओके, सो इट्स एन एसिड. सो अमोनियम आयन इज एन एसिड इन काइंड ऑफ थिंग, सो इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड. लिख लिया बच्चों आपने? ओके, यहाँ तक इस सारे को सम अप कर देता हूँ मैं दोबारा से. मैंने कहा कि हमने नाइट्रोजन से स्टार्ट किया है. नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो एयर में 78% होती है, और इसका नॉन रिएक्टिव नेचर, इनर्ट नेचर हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर. और फिर हमने बताया कि ये नाइट्रोजन क्यों इनर्ट है. एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दिस थिंग कि अमोनिया क्या है, अमोनिया एक बेस है, उसकी किस तरह की शेप होती है एंड ऑल दैट. ओके, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. तो हेडिंग दीजिए प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. देखो बच्चों, अमोनिया प्रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है स्मॉल स्केल पे, जैसे लैब में अगर आपको कुछ अमोनिया चाहिए. एक होता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, क्योंकि अमोनिया बहुत यूजफुल केमिकल है, हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे भी प्रिपेयर करते हैं. स्मॉल स्केल क्या है, कहता है लैब में प्रिपेयर करना है तो आपको लेने होते हैं अमोनियम सॉल्ट्स. अब ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों. वो कह रहे हैं आप अमोनियम सॉल्ट्स ले लें और उसको अल्कली के साथ मिक्स कर दें. जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लें, जैसे अमोनियम नाइट्रेट ले लें, जैसे अमोनियम सल्फेट ले लें. ये एक्व सोल्यूशन आपने लिया, इसको आपने मिक्स कर दिया लेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसी भी एल्कली के साथ बच्चे आपने इसको मिक्स कर दिया. अब जरा सुनिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वर्ड कही थी कि आपने ये बात याद रखनी है कि अमोनियम एक एसिड है, अमोनियम आयन. तो आप कहते हैं फिर तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है और ये तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा. हम कहते हैं यस, लेकिन जो अमोनियम का पार्ट है दैट विल टर्न इनटू अमोनिया, दैट विल टर्न इनटू अमोनिया. प्लस क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O. Okay, so ammonia along with sodium chloride and water is formed.
right? So this is how an alkali when mixed with this, so this is the ammonia gas that is prepared. इसी तरह अगर आप इसको लेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिक्स करते हो, तो जैसे मैंने कहा अमोनियम का जो पार्ट है दैट विल टर्न इनटू अमोनिया गैस, प्लस कैल्शियम और नाइट्रेट मिलके क्या बना देंगे, कैल्शियम नाइट्रेट, सॉल्ट along with water. इसी तरह अमोनियम सल्फेट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से लेड से मिक्स करके हीट करते हो, इसमें आपको सारे रिएक्शंस में साथ बच्चों हीट भी करना पड़ेगा। मैं इस रिएक्शन की बताता हूँ सिग्निफिकेंस, आप लैब में करेंगे अभी, और पहले भी ओ लेवल में भी शायद आपने किया हो। प्लस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सो दिस इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ओके। सो ये अब सुनो इसका तरीका क्या होता है। अब बच्चों ये वाला लैब में ना अभी आप रिएक्शन करेंगे भी, आपको ना अमोनियम सॉल्ट दिया जाएगा यूं टेस्ट ट्यूब में, और वो आपको कहेगा कि अच्छा आप एक काम करो, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, फ्यू ड्रॉप्स, यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट। ये देखें, वो कहेगा जी आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, लुक एट दिस, वो कहेगा आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो और इसको हीट करो। और जब आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से एक गैस निकलती है, और अगर आप यहाँ पे एक लिटमस पेपर रखते हो जो कि रेड कलर का है, तो वो ब्लू हो जाता है, राइट। ये रिएक्शन शायद ओ लेवल में भी था। ये अमोनियम आयन का एक टेस्ट भी है कि अगर सोल्यूशन में अमोनियम आयन हो, या तो अभी ए लेवल में भी आपने बहुत करना है बच्चों इस जनवरी के बाद, जब सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आएंगे कि वो आपको कहेगा कि अमोनियम सॉल्ट है, इसको आपने मिक्स करना है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट करना है, और यहाँ पे एक लिटमस पेपर रखना है रेड कलर का, डैम्प लिटमस पेपर, तो वो रेड से क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सो दैट इज द अमोनिया गैस विच इज प्रिपेयर्ड। अगर आप इसको कलेक्ट करना चाहें तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसके साथ फिर वो लगा के एक पॉइंट आप इसको कलेक्ट भी कर सकते हो, राइट। एक यू शेप ट्यूब में कलेक्ट करते होते हैं, एक उसमें, लेकिन इसको पास करते हैं क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन है ना जहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें वाटर होता है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाल देते हैं जो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहाँ से ड्राई अमोनिया यहाँ पे पहुंच जाती है, ओके, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट इट। सो अमोनिया की प्रिपरेशन का लैब में ये तरीका होता है, बट एज आई टोल्ड यू एवरी सिंगल डे जब आप सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो अमोनियम आयन ये कर रहे होंगे रिएक्शन कि आप एल्कली डाल के उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उसको वार्म किया करेंगे, और आपको लिटमस पेपर ऊपर रख के देखेंगे कि उसका क्या पोजीशन आती है, ओके। सो दिस इज हाउ यू टेस्ट दिस अमोनिया गैस या प्रिपेयर दिस अमोनिया गैस इन द लैब, ओके। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल मेथड के ऊपर। इंडस्ट्री में जब आपको अमोनिया प्रिपेयर करनी होती है बच्चों, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इन द इंडस्ट्री, तो आप क्या करते हैं, आप इसको हीट करते हैं, आप इसको हेबर प्रोसेस को यूज करते हैं। हेबर प्रोसेस द फेमस दैट वाज इन ओ लेवल एज वेल, राइट, जिसमें नाइट्रोजन को मिक्स करते हैं विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिक्स करते हैं, बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, और इसकी कंडीशंस होती हैं, आयरन कैटलिस्ट होता है पाउडर्ड, और इसमें 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जो कि कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है, और 100 से 200 एटीएम प्रेशर होता है। ये सारी डिस्कशंस हम करते हैं उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन में कि क्यों ये रिएक्शन कंडीशन सेट की जाती हैं, स्पेशली ये किससे ज़्यादा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इससे ज़्यादा रखें तो अमोनिया की यील्ड कम हो जाती है, इससे कम करें तो स्पीड स्लो हो जाती है। प्रेशर इतना ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि मोल्स ऑफ गैस कम है आगे, तो वी वांट द बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया, सो वी वांट द इक्विलिब्रियम टू शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, दैट्स वाई हम ये कंडीशन रखते हैं। बट एज आई सेड ये तो इक्विलिब्रियम का पार्ट है, और वहाँ हमने डिस्कस भी किया इसको। वो कहता है जी ये तो हो गया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, राइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस, राइट। और ये दोनों ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, आप कहते हैं नाइट्रोजन जो है वो एयर, लिक्विफाइड एयर जिसको कहते हैं, और कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और दूसरा वो हमने उसमें भी पढ़ा था ओ लेवल में भी कि हाइड्रोजन, तो आपको याद है जब क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन करते हैं तो वहां से एक एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाता है,
जिसमें हम बड़े यूजफुल जो लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको मोर यूजफुल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो साथ में हाइड्रोजन गैस बिला वजह बन जाती है, तो हम उसको यहाँ ले आ जाते हैं। ओके, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो हमारा सोर्स है टू प्रिपेयर दिस। सो ये दो तरीके हो गए अमोनिया को प्रिपेयर करने के। अब आ जाते हैं अमोनिया के यूजेस के ऊपर। राइट, यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया बच्चों एक बहुत ही यूजफुल केमिकल है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जर्मनी ने सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल किया। इसको यूज करके बहुत सारे इंटरनली एक्सप्लोजिव बनाए जब उनकी बाहर से सप्लाई बंद हो गई थी। तो एक तो ये इसका सबसे बड़ा यूज है, ये एक्सप्लोजिव बनाने में इस्तेमाल होती है। तो दो यूजेस है। नंबर वन, यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। चलें इकट्ठा ही लिख देते हैं इसको, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। ये दो इसके मेजर यूजेस हैं बच्चों। फर्टिलाइजर्स आपको पता है, सब्सटेंसेस विच इज इंक्रीज टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, आप उन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मेन तीन नाइट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस। फास्फोरस एंड पोटासियम, NPK। कोई भी ऐसा कंपाउंड बच्चे जिसमें ये हो, NPK, आप उसे फर्टिलाइजर कह सकते हैं। राइट, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटासियम हो तो आप उसे फर्टिलाइजर, यानी कोई ये अलग से कंपाउंड नहीं है। आप कहते हैं जी जिसमें भी होगा, हम कहते हैं यस जिसमें भी होगा ना, ये तीन में से कोई भी केमिकल, तो आप उसको फर्टिलाइजर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वन, जैसे कोई एक कंपाउंड का मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे। मुझे इसको एक चार्ज पे लगा देने दीजिए। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन आ रहा हो, आप कहते हैं कि ये सबसे मेजर एलिमेंट होता है जिस जो चाहिए होता है। जैसे NH4NO3, ये फर्टिलाइजर है। जैसे NH4SO4, ये फर्टिलाइजर है। पोटा पोटासियम सल्फेट, ये फर्टिलाइजर है। सोडियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर है। सो एनीथिंग दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटासियम, मेनली जो चाहिए होता है बच्चों वो हमें ये चाहिए होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन सॉरी। सो नाइट्रोजन इज द मेन इंग्रेडिएंट। नाइट्रोजन हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिसको होना चाहिए हर सूरत। राइट, अब आ जाते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आप कहते हैं जैसे अमोनियम नाइट्रेट है तो कैसे प्रिपेयर होगा। आप अमोनिया को लीजिए और उसको नाइट्रिक एसिड से मिक्स कर दीजिए, सिंपल। तो क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, दैट इज द फर्टिलाइजर। इसी तरह आप अमोनियम को लेके सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स कर दीजिए, दैट इज व्हाट, फर्टिलाइजर। सो कोई भी अमोनिया गैस को किसी एसिड से जब आप मिक्स करते हैं ना बच्चों, तो फर्टिलाइजर बन जाता है। और फर्टिलाइजर्स आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और वो आपको पता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, दैट्स व्हाई दे यूज दीज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो अप। राइट, so these are the uses of this is how the ammonia is used to prepare this। अब इसमें एक और चीज जो यूज होती है कि जो अमोनिया है वो एक्सप्लोसिव्स भी बनाने में इस्तेमाल होती है। जैसे एक TNT वगैरह हैं, दे आर द एक्सप्लोसिव्स विच आर यूज्ड टू मेक अमोनिया। तो अमोनिया का जो एक और बड़ा इस्तेमाल एक्सप्लोसिव बनाने में भी है। राइट, ओके, उसके बाद आगे आ जाते हैं, दैट्स ऑल अबाउट द अमोनिया एंड इट्स यूजेस। अब आ जाते हैं उसके ऊपर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर। ये तो एक तरह के कंपाउंड हो गए, दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो अब तक का मैं सम अप कर देता हूँ। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि नाइट्रोजन क्या है। राइट, इधर देखिए, ये मैं जो लोग लेट आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। नाइट्रोजन और सल्फर हमने शुरू किया है। नाइट्रोजन क्या है, वो एक इनर्ट गैस है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है विच मेक्स इट इनर्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, और ऊपर से नॉन पोलर भी है। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, आप कहते हैं जी कि ये अमोनिया है, उसका एक शेप और ये डॉट एंड क्रॉस बताई हमने। फिर हमने कहा ये एक बेस है बिकॉज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन एंड टर्न्स इनटू अमोनियम आयन। फिर हमने कहा इसको प्रिपेयर कैसे करना है, एक हेबर प्रोसेस है। अगर आपने बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करना है, अगर अमोनियम सॉल्ट मिक्स विद एन अल्कली टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये तरीके हैं। फिर हमने कहा कि अमोनियम आयन जो है, हाँ एक चीज़ ये ऐड कर लें प्लीज़, अमोनियम आयन जो है
अमोनियम आयन में आपको पता है ये तीसरा जो है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता है, बट लेकिन बनने के बाद इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, और इसलिए 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम हो जाते हैं। तो अमोनियम की शेप जो है वो टेट्राहाइड्रल हो जाती है विद अ बॉन्ड एंगल 109.5। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए कि अमोनियम आयन जो है वो टेट्राहाइड्रल है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5। क्यों है? क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द नाइट्रोजन एटम आ गए हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी तरह का, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड था अमोनिया, अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसको प्लीज जल्दी से बना ले, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर। जो बच्चों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। एक है जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और एक है जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, ये कहाँ होते हैं और कहाँ से प्रिपेयर होते हैं उसको भी हम देखने लगे हैं, राइट। तो लिखिए जरा, देयर आर 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एक है NO जिसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। और एक है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दोनों गैसेस हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की पॉइजनस गैस है। अब ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ बनते हैं, कैसे आते हैं, ये सारा भी हमने एक्सप्लेन करना है बच्चों। कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ये कहाँ पे बनते हैं और कैसे हमारे पास आ जाते हैं और क्या प्रॉब्लम हमें कॉज करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है ये आप सुनना बच्चों। नाइट्रोजन वैसे तो इनर्ट है, अब ये सुनिए प्लीज। नाइट्रोजन वैसे तो इनर्ट है कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं, जो कि होती है आपको पता है एयर में 78% ये होती है और 21% ये होती है, बट नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन है? अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि यही एयर में दो कंडीशंस ऐसी होती हैं। देखिए मिसाल के तौर पे दो कंडीशंस हैं। जब लाइटनिंग होती है ना, नेचुरल एक्टिविटी है ये, जिसे लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म कहते हैं, तो तब इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है एयर में कि यही नाइट्रोजन इसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लग जाती है, राइट। या दूसरा, जब यही एयर इंटरनल कंबस्शन इंजन में जाती है, जो गाड़ी का इंजन होता है, जहाज का इंजन होता है, जो ये जनरेटर का इंजन होता है, इसे इंटरनल कंबस्शन इंजन कहते हैं, जिसके अंदर कंबस्शन हो रही होती है। ये जो इंजन होते हैं इनमें आप कहते हैं इन दोनों जगह पे कंडीशंस एक्सट्रीम हो जाती हैं। एक्सट्रीम कंडीशन से क्या मुराद है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन इनर्ट नहीं कहती, यही रिएक्शन होने लग जाता है बच्चों। और क्या रिएक्शन होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले बनाती है नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड, और फिर यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है। सो हाउ दी दिस इज हाउ दीज गैसेस कम इन द एयर। गाड़ी में भी जब कार एग्जॉस्ट से, और इसमें भी, राइट। सो दिस इज हाउ दीज टू गैसेस कम इन द एयर, राइट। एक्सट्रीम कंडीशंस, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जब लाइटनिंग होती है तब भी, और गाड़ी के जो इंजन होता है उसके अंदर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है बच्चों। अराउंड 1200 से ज्यादा टेम्परेचर होता है और इसी तरह वेरी हाई प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन इनर्ट नहीं रहती और अपने ही साथ जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके दो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाने लग जाती है। तो कार एग्जॉस्ट से भी ये बाहर आते हैं और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म से भी आ जाते हैं, राइट। तो एक तो ये हो गया कि द सोर्सेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर, अगर हमें प्रिसाइजली कहें कि व्हाट आर द सोर्सेज, तो सोर्सेज ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर व्हाट,
जो सोर्सेज हैं वो हैं लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म, और दूसरा कार एग्जॉस्ट। वहां क्यों बनता है ये भी एग्जामिनर पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वहां ये क्यों बनता है। ओके। अब दूसरी बात, अ, वो कहता है कि ओके फाइन, ये इस तरह करके एयर में आ गए, तो क्या ये प्रॉब्लम क्या करेंगे अगर एयर में आ जाएंगे? हम कहते हैं जी जब ये एयर में आ जाते हैं बाय दिस वे दे रीच टू द एयर, और ये क्या प्रॉब्लम करते हैं? हम कहते हैं दे कॉज दो प्रॉब्लम्स करते हैं। दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन व्हेन दे आर इन एयर दो चीजें करते हैं बच्चों। पहला, तो ये एक कंपाउंड होते हैं जो अनबर्nt हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, रिएक्ट विद अनबर्nt हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हमने ओ लेवल में पढ़ा है कि जब आपकी गाड़ी में इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो जो पेट्रोल है डीजल है वो सही तरह से बर्न नहीं होता, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और अनबर्nt हाइड्रोकार्बन्स भी एग्जॉस्ट से निकल जाते हैं। ठीक है। ये जो अनबर्nt हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके साथ ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एयर में मिल के बनते हैं, और वो क्या बना देते हैं? आपको पता है जब ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स ना एयर में इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बना देते हैं इन द एयर, नोन एज पैन, PAN। आपको पूरा नाम जानना नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कि ये पैन एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, इसको हम पैन ही बुलाएंगे। ओके। अब ये क्या करता है, ये जो पैन है जब एयर में आ जाता है तो विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? ये जो सर्दियों में लाहौर में आगे पीछे हमारे इशू आ जाता है फॉग का, इसे फोटो विच इज मेन कंपोनेंट, वो इसी की वजह से है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो ये मेन कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मॉग का। राइट। सो ये एक प्रॉब्लम तो ये करते हैं, ये एक पोल्यूशन प्रॉब्लम है, जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जब एयर में आ जाते हैं दे रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, वो भी कार एग्जॉस्ट से ही आते हैं, और उससे रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना देते हैं विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। राइट। इसके अलावा ये क्या करते हैं, दूसरा जो इनका मसला है, जो दूसरा प्रॉब्लम ये करते हैं कि दे कॉज एसिड रेन। दूसरा मसला जो बच्चों ये करते हैं कि ये एसिड रेन भी कॉज करते हैं। राइट। दे आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन के लिए ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, क्योंकि ये डबल रोल प्ले करते हैं एसिड रेन में। कैसे डबल रोल प्ले करते हैं मैं आपको बताता हूँ, एसिड रेन के अंदर कैसे डबल रोल प्ले करते हैं। पहले हम समझते हैं एसिड रेन है क्या। एसिड रेन बच्चों एक है कि जब आपकी हवा में कोई एसिड एकोमुलेट होने लग जाए इन द फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और जब फिर बारिश हो और वो वेपर्स पानी में डिजोल्व होके नीचे आ जाएं तो वो जो रेन होती है वो एसिड रेन हो। क्यों? क्योंकि जब वो प्लांट्स को जाती है तो प्लांट्स लो पीएच पे ग्रो नहीं करते, तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। जब वो किसी उसको सप्लाई होती है किसी अ, जैसे बिल्डिंग को, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। तो बेसिकली दिस इज द एसिड रेन। अब ये कैसे डबल रोल प्ले करते हैं? ये दो तरीके से प्ले करते हैं। एक तो ये प्ले करते हैं डायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, मैं तीनों इक्वेशन लिख देता हूँ, अगर वो डायरेक्ट गए तो आप कहते हैं जी N2 और O2 रिएक्ट करके NO बना देते हैं, फिर NO की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वो क्या बन जाता है, NO2 बन जाता है। और फिर ये NO2 जो है एयर में जब आता है वहां ऑक्सीजन भी होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये बन जाता है नाइट्रिक एसिड। ये तो हो गया डायरेक्टली। Okay, in the air they react with these
water and they turn into nitric acid. So this is how they cause the acid rain. ये है बच्चों एसिड रेन, डायरेक्टली ये कॉज करते हैं कि दिस नाइट्रिक एसिड जो है दिस accumulates in the air and forms acid rain. ये तो एक तरीका हो गया, राइट, कि ये कैसे एसिड रेन कॉज करते हैं। ऑलराइट, सो अब अगर आप इसको दूसरा तरीका देखें इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली से क्या मुराद है वो सुनिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है, आपने गौर से सुनना है। इनडायरेक्टली भी कैसे कॉज करते हैं, जो दूसरी एसिड रेन है ना बच्चों, वो बनती है जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, अब सुना जरा, सल्फर पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाए सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो और बना दे सल्फर ट्राइऑक्साइड। चलें इस पहले पार्ट को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं जी दूसरी जो कॉज होती है ना वो सल्फर डाइऑक्साइड से होती है। वो कैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड पहले टर्न होता है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड and then this sulfur trioxide when dissolved in the air water in the air it forms sulfuric acid. This is the acid rain. ये दूसरा एसिड रेन का तरीका है बच्चों। अब इसमें इनका क्या रोल है, वो तो आप कह रहे हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है दिस कॉज द एसिड रेन as accumulates in the air. इसमें तो कोई रोल इसका नजर नहीं आ रहा, ये तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं जो ये कॉज कर रहे हैं। हम कहते हैं यस प्राइमरीली तो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, लेकिन इनका जो पहला स्टेप है ना बच्चों, ये वाला स्टेप 1 ऑफ दिस एसिड रेन, वो हो नहीं सकता जब तक NO या फिर NO2 एज ए कैटलिस्ट एक्ट ना करे। जब तक NO या NO2 एज अ कैटलिस्ट एक्ट ना करे। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम, कि आप कहते हैं इसका मतलब है कि इन दिस केस दे कैटलाइज द प्रोसेस ऑफ दिस, राइट। तो लिख लीजिए कि इन दिस प्रोसेस when the oxides of sulfur cause the acid rain, the oxides of nitrogen they catalyze this acid rain formation, right? ये उस acid rain formation को catalyze करते हैं, right? So oxides of nitrogen also catalyze the formation of acid rain by oxides of sulfur। और इसका मैकेनिज्म भी बच्चों आपको आना चाहिए, कैसे कैटलाइज करते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब ये थोड़ा ट्रिकी, आपने गौर से सुना कि हाउ डू दे डू दैट। आप कहते हैं जी ये ऐसे कैटलाइज करते हैं, अब गौर से सुनिएगा प्लीज, कि हाउ डू दे कैटलाइज इट, कि होता क्या है, कि मैं इसका एक मैकेनिज्म लिख के एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे होता है ये प्रोसेस। लेट्स से हियर इट इज, आप कहते हैं जी ये सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन से मिक्स करूं टू मेक सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो देयर इज नो रिएक्शन until मैं NO2 ले लेता हूं, NO2 इज नॉट द कैटलिस्ट। आप कहते हैं जी कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैटलिस्ट। अब मैं इसका लिखने लगा हूं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की बच्चों डिटेल होती है जो हमें उसी की डिटेल बताता है, कि मैं ये बताने लगा हूं कि हाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परफॉर्म्स दिस कैटालिटिक एक्टिविटी। आप कहते हैं जी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं इसमें ये ऑक्सीजन ऐड नहीं हो सकती, जो एयर की ऑक्सीजन है। ये कहां से आती है, ये एयर की ऑक्सीजन है। तो क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो इस सल्फर डाइऑक्साइड को अपनी ऑक्सीजन दे देता है और इसे ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। और खुद किस में चेंज हो जाता है, खुद NO में चेंज हो जाता है। एक ऑक्सीजन उसकी कम हो गई, ये देखिए या, और उसे सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, और खुद वो जो एयर वाली ऑक्सीजन है बच्चों, वो ये खुद उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, राइट, और बन जाता है NO2 वापस। तो आपने देखा
This is just like how it performs the catalytic activity in these two reactions I explained. और ये reactions दोनों डिटेल हैं उस ऊपर वाले रिएक्शन की, राइट? इसलिए इसको कहते हैं मैकेनिज्म. दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म क्या है? उसी रिएक्शन की डिटेल है कि हाउ NO2 परफॉर्म दिस रोल. आप कहते हैं जी NO2 ने अपनी ऑक्सीजन इसको दी, इसको SO2 को SO3 बना दिया, और खुद देखो बच्चों किस में चेंज हो गया? NO में. और फिर एयर वाली ऑक्सीजन से खुद कर दिया. और अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं ना वापस, जिस तरह अलजेब्रिक इक्वेशन ऐड होती हैं, जिस तरह हम रिडॉक्स में ऐड करते हैं, तो आप देखें ये वापस वही इक्वेशन बन जाएगी जो ऊपर वाली है, जो टॉप इक्वेशन है. आप कहते हैं ये देखें, ये NO इस NO से कैंसिल हो गया, ये NO2 इस NO2 से कैंसिल हो गया, राइट? सो आप देखें SO2 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन plus half O2 in the second step of the mechanism, they gives SO3. So this is how they play the role of catalyst. तो आपने देखा ये खुद यूज हुआ लेकिन बाद में रिकवर हो गया, and this is how the catalytic activity is performed. ये तो हो गया NO2 का रोल एज अ कैटलिस्ट. वो कहता है NO का भी रोल एज अ कैटलिस्ट है. कि दोनों गैसेज एक्ट करती हैं? हम कहते हैं हाँ दोनों गैसेज एक्ट करती हैं, लेकिन उसका मैकेनिज्म स्लाइटली डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? इधर देखें. वो कह रहा है अगर यही सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं और ये बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड. और अगर NO गैस ना हो तो NO2 ना हो तो NO भी इसको कैटलाइज कर सकता है. विदाउट कैटलिस्ट तो ये रिएक्ट ही नहीं कर सकते ना. आपने वो पढ़ा होगा वो लेवल में, हेबर कॉन्टैक्ट प्रोसेस. वो आप निकल गया यहाँ से, पहले वो एएस के सिलेबस में भी होता था, वो निकल गया यहाँ से. वहां आपने पढ़ा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए हमें कम से कम वो चाहिए होता है जो V2O5. तो एयर में तो V2O5 नहीं होता ना, तो ये NO प्रोडक्ट. अब वो कैसे करता है? देखें इसका मैकेनिज्म कि हाउ NO कैन परफॉर्म दिस कैटलिटिक एक्टिविटी. आप कहते हैं जी वो ऐसे परफॉर्म करता है कि जो NO है ना, वो पहले स्टेप में खुद एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाता है? NO2. एंड देन द सेकंड स्टेप गोज टू SO2, gives off the extra oxygen which it gained from air and turns it into SO3 और खुद वापस NO बन जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ इट परफॉर्म्स. ये दो मैकेनिज्म के दो स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को भी बच्चों आप ऐड करेंगे तो वापस वही स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन आएगी. और फिर जो लोग अभी गौर से देख रहे हैं वो तो कह रहे होंगे कि मैकेनिज्म एक ही है. अगर आप गौर से देखें तो हमने स्टेप्स बच्चों स्वैप कर दिए. इधर देखो, SO2 plus half O2 gives us SO3. वही इक्वेशन आ गई ना फाइनल. अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो आप कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म सेम है, वी जस्ट स्वैप द स्टेप्स. वहां पे जो पहला स्टेप था वो यहाँ दूसरा बन गया, और यहाँ जो पहला था वो उधर चला गया, राइट? सो दिस इज हाउ दे प्ले द कैटलिटिक एक्टिविटी. और ये आपको आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म लिखने को आ जाता है कि हाउ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हेन दे. सो दिस इज व्हाट दे कॉज द अदर प्रॉब्लम, एसिड रेन. सो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है जो एसिड रेन कॉज करते हैं, ठीक है? अब वो कहता है कि अब इसमें ये तो बात हो गई. अब वो कहता है कि क्या कोई कोई रेमेडी है? कि अब ये तो आ गया, दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कहाँ से आते हैं, किधर आते हैं, क्या प्रॉब्लम करते हैं? अमोनिया भी इसी तरह. एक बात और, सॉरी, वहां लिख लीजिएगा ऊपर एक लाइन में, अमोनिया में जिस तरह हमने अमोनिया को कहा कि ये क्या करता है, ये फर्टिलाइजर बनाने में काम करता है. लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है ना, एक लाइन लिख लीजिएगा प्लीज. फर्टिलाइजर, अब ये सिलेबस से तो निकल गया है कि ये क्या चीज होती है, लेकिन पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं. दे कॉज अ पोल्यूशन प्रॉब्लम. अब ये नाम शाम तो सिलेबस से निकल गया है, नोन एज यूट्रिफिकेशन. नाम तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन अभी भी एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पता हो कि क्या है ये प्रोसेस, कि जिसमें कॉज, शॉर्ट करके लिख देता हूँ, कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन द एयर. एयर में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कॉज करते हैं, ठीक है? हेंस, एयर कह रहा हूँ, सॉरी, वाटर में और एक्वेटिक लाइफ डाइज. मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ओ लेवल में हमने पढ़ी है कि वो कैसे फ्लो करके नियर बाय पॉन्ड्स, लेक्स, लिवर में चले जाते हैं. वहां बैक्टीरिया इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, एलगी की ग्रोथ होती है, उससे वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है. बट दिस इज व्हाट द पोल्यूशन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय दैम.
अब आ जाते हैं ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, द आखिरी द लास्ट पार्ट के हाउ व्हाट इज द रेमेडी टू दैट। वो कहता है जी एग्जामिनर ने इसकी रेमेडी भी बताई है, और वो रेमेडी है कैटालिटिक कन्वर्टर। कि गाड़ियों से आपने देखा कार एग्जॉस्ट, अब जाहिर है जो लाइटनिंग एक्टिविटी से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ रहे हैं उससे तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन गाड़ियों से जो आ रहा है, कार एग्जॉस्ट से जो आ रहा है उसको तो खत्म कर सकते हैं। तो हेडिंग दे कैटालिटिक कन्वर्टर। Catalytic converter is used to remove the unwanted gases from car exhaust which are formed in the internal combustion engine. वो कह रहे हैं जो internal combustion engine में including oxides of nitrogen. ये एक apparatus होता है जो हम लगाते हैं कहाँ, गाड़ी के बिल्कुल एंड पे एक बॉक्स लगाते हैं, वो ये काम करता है। कैसे करता है वो देखें। हम कहते हैं जी कि ये सारी गैसेज हैं जो इंटरनल कंबस्शन, ये मैंने आपको इंटरनल कंबस्शन इंजन की डायग्राम बनाई है बच्चों, कि जब फ्यूल बर्न करता है, इधर देखो बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनते हैं। ये पहली लाइन देखें, ये नॉर्मल आपकी गाड़ी में रिएक्शन हो रहा है। लेकिन जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, ये रिएक्शन नंबर 2 है, तो आप कहते हैं जी अनबर्न हाइड्रोकार्बन आने लग जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड आने लग जाता है, वाटर भी आता है, वो तो आता ही है साथ। सल्फर क्योंकि फ्यूल में होता है वो बर्न करता है सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर वो भी एक गैस बन जाती है। एयर में ये जो एयर की नाइट्रोजन है, अभी मैंने बताया कि ये दोनों ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आ जाते हैं। ये सारी गैसेस अगर आप इसी तरह छोड़ दें तो ये देखें ये बाहर आ जाती हैं। लेकिन हमने क्या किया, इस इंटरनल कंबस्शन इंजन से निकल के, इधर देखो बच्चों, जहां से बिल्कुल गाड़ी का धुआं निकलने लगता है वहां देखें हमने एक ऑपरेटस लगा दिया, जिसमें 3 मेटल आप यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम, प्लाडियम या रोडियम मेटल। ये तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आर एच एक का सिंबल है, पीटी दूसरे का सिंबल है, पीडी तीसरे का सिंबल है। बस वो मेटल आपने यहाँ रख देनी है। जब गैसेज आती है ना, तो इस मेटल का और कुछ काम नहीं है, ये कैटलिस्ट है। A2 में जाके इसका रोल भी बताएंगे ये कैसे परफॉर्म करता है, बट ये सिर्फ ये करता है कि इन गैसेज को आपस में रिएक्ट करा देता है। राइट, ये 2 तरह की गैसेज मैंने लिखी हैं। ये वो गैसेज हैं जो ऑलरेडी एयर में हैं बच्चों, N2O2 CO2H2। आप कहते हैं ये चली जाए तो कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, ऑल्दो ये भी पोल्यूशन कॉज करते हैं, बट दीज गैसेज which are not present in the air, when they go in the air, so they cause the pollution problem। और उनमें सबसे बड़ा मसला इनका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो करते क्या है, ये कैटलिस्ट इनको आपस में रिएक्ट कराता है, इनको, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट कराएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीओ को करा देगा, NO2 और CO2 को करा देगा, हाइड्रोकार्बन को आपस में रिएक्ट करा देगा, और ये रिएक्शंस हो सकते हैं। अब ये देखिए, दीज आर द 3 रिएक्शंस जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये तीनों हो सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर में। NO और CO आपस में रिएक्ट करके आप कहते हैं जी ये बना सकते हैं, अगर बैलेंस करें तो इसको हाफ N2 कर देते हैं। राइट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इधर देखें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर जाए और CO2 और N2 बन जाए। कोई भी तरीका, हाइड्रोकार्बन भी रिएक्ट कर सकते हैं NO2 के साथ टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्ट। सो एनी इक्वेशन यू कैन राइट आउट ऑफ ऑल दीज 3 इक्वेशंस, दिस इज द इक्वेशंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। जिससे क्या हुआ कि दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आपने देखा, NO और NO2 प्राइमरीली, जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, दे हैव बीन रिमूव्ड बाय द कार एग्जॉस्ट। राइट, और वो किस में चेंज हो गए हैं, N2 में चेंज हो गए हैं दोनों केसेस के अंदर। राइट, और तीसरे में भी देखें, हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके वो किस में चेंज हो गए हैं, N2 में चेंज हो गए हैं। सो ये तीनों इक्वेशंस बच्चों आपको याद करनी होगी, एग्जाम में तीनों इक्वेशंस पूछते हैं कि हाउ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिमूव्ड। दे आर रिमूव्ड बाय रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर, they are removed by reacting with the carbon dioxide in the catalytic converter, nitrogen dioxide in the catalytic, unburnt hydrocarbon in the catalytic converter, right? लेकिन still having said that, इस कैटालिटिक कन्वर्टर के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं वो देखिए जरा। एक बड़ा मसला ये होता है कि ये इट डज नॉट वर्क अंटिल वार्म्ड अप। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले 10-15 मिनट, 10-15 तो नहीं, 5 से 7 मिनट तक वो वार्म अप ही नहीं होता। जब गाड़ी का टेम्परेचर इतना हो जाता है कि वो कैटालिटिक कन्वर्टर वार्म अप हो जाए, फिर वो रिएक्ट करता है। ठीक है, दूसरा, इसमें से ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं रिमूव कर सकते ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं। और तीसरा, इनकी एफिशिएंसी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाती है।
राइट। सो दिस इज हाउ द कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क। सो इंटरनल कंबस्शन इंजन की इक्वेशंस भी बच्चों आपको आनी चाहिए, इस पे भी सवाल आते हैं। ये इंटरनल कंबस्शन इंजन की इक्वेशंस है। और फिर कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशंस भी आपको आनी चाहिए। ये तीनों चारों नीचे जो लिखी हुई है वो कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशंस है। कैटालिटिक कन्वर्टर में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है वो भी आपको आना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो कैसे काम करता है वो भी आपको आना चाहिए। सो ये सारे बच्चे स्टेप्स थे। और विद दिस वी कम टू एंड ऑफ सल्फर, तो तकरीबन उन्होंने निकाल दिया, देयर इज नो सल्फर इन द सिलेबस। तो उसका कोई एज सच अब नहीं है सल्फर का वो सिलेबस के अंदर। तो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो एक हमारा चैप्टर रह गया है, दैट इज इसके ऊपर सवाल भी हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास फिर वही जैसे मैंने आपको बताया मंडे को होगी, राइट। सो वर्किंग डेज में होगी। दो तीन क्लासेस मुझे और आपकी चाहिए, जिसमें एक में ग्रुप 2 खत्म करेंगे बच्चों, और उसके बाद हम